नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा अपना वो 69 और 70 बीपीएससी मेंस की जो लोग तैयारी करते हैं उनके लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए होगा। यानी कि जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें जो 3 पेपर होता है, GS1, GS2 और आपका निबंध का मुख्य रूप से पेपर होता है। इसमें GS1 पेपर के सिलेबस को डिकोड करेंगे हम लोग। डिकोड करने का क्या तात्पर्य है कि पूरा डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे कि GS1 में कौन कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसको पढ़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, और 20 से 21 करीब में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको अगर आप पढ़कर जाते हैं तो GS1 पेपर में हिस्ट्री पोर्शन के लगभग में 95% सवाल से ज़्यादा जो है वो इसी 20 टॉपिक से आते हैं। मैं डिटेल में सारा समझाऊंगा। 68 और बीपीएससी के लिए भी मैंने बताया था, और जो मैंने वीडियो बताया था वो 7 महीने पहले का अपलोड है। अगर आप जाकर उसको देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो मैंने बताया था उसमें से मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं पूरा डिफाइन करके बताऊंगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन चीज़ों को नहीं बताया जाता है, इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि उनको पढ़ाना पड़ेगा बताने के पश्चात, और उनको खुद भी नहीं अंदाज़ा होता है। अब आप वीडियो को देखिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि वाकई जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। सबसे पहले GS1 की हम लोग बात करेंगे, फिर GS1 के बाद GS2 को भी मैं बता दूंगा, और निबंध पेपर तो अपना साथ साथ में चल ही रहा है। एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके मेंस की तैयारी के लिए एक ही चीज़ होता है, क्या है कि आपका पीटी में ठीक है अभी हुआ है या नहीं होगा। मान लीजिए 69 बीपीएससी का रिजल्ट आ जाता है नवंबर के शुरुआत में और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, या सिलेक्शन हो जाता है और 69 बीपीएससी का आप मेंस को टारगेट करते हैं दिसंबर महीने के लिए। तो इन दोनों परिस्थिति में मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं, अगर आप 69 बीपीएससी का मेंस नहीं देते हैं या देते हैं तो मेंस की ही तैयारी करेंगे। अगर नहीं देते हैं और 70 बीपीएससी के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो अभी से आप केवल और केवल मेंस को टारगेट करके पढ़िएगा। देखिए, इधर उधर की बातें करना, फोकट का मोटिवेशन देना और उलूल जुलूल सुलूल पढ़ा देना, इन सब से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है एक बेहतरीन रणनीति के साथ, स्मार्ट तरीके से पढ़ने के साथ। और मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि पढ़िए, पढ़ने और लिखने से ही सिलेक्शन होता है। बाकी कोई भी दुनिया मोटिवेशन आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती है। मैं आज आपको टॉपिक्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट। पढ़ना किसका काम है? तो आपका पढ़ना काम है। मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, उसमें से बहुत सारे GS1 के ऐसे टॉपिक होंगे जो मैं आपको रोज़ पढ़ाऊंगा, डेली पढ़ाऊंगा, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का आज मैंने हड़प्पा अपलोड कर दिया है। एंशिएंट हिस्ट्री का कल मैंने अपलोड किया था, हड़प्पा पूरा पीरियड। हड़प्पा में से इंडियन कल्चर में सवाल पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए प्राचीन भारत में उसने भवन निर्माण की तकनीक पर सवाल पूछा अगर, तो प्राचीन भारत में भवन निर्माण की तकनीक में हड़प्पा का अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो आपके अंक कट जाएंगे। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा और कंटेंट भी दूंगा, बस आप फॉलो कीजिए पूरे प्रेम से और ईमानदारी से तैयारी कीजिए। 100% अपना एफर्ट लगाना है, रिजल्ट बाद में आएगा। ओके, चलिए सिलेबस देखते हैं GS1 का क्या लिखा हुआ है। वैसे तो आपके पास सिलेबस होगा, और अगर नहीं है तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है 68 बीपीएससी, अपने चैनल का क्या नाम है, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस अपने चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का। और इसी चैनल के नाम से अपना इंस्टाग्राम का भी ID है, मेरा भी इंस्टाग्राम ID है, और अपना पेड एक छोटा सा ग्रुप चलता है आंसर राइटिंग को लेकर और करंट अफेयर के PDF को लेकर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिए कहीं पर भी, इंस्टाग्राम फेसबुक पर, तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ओके, पहले सिलेबस देखते हैं। सिलेबस आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगा, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 10,000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए उससे, उसमें आपको सब कुछ मिलता है। देखिए क्या लिखा हुआ, पहला लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा प्लीज़। जब मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ तो इसीलिए मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ ताकि आप सच में ध्यानपूर्वक देखें। बच्चों को नहीं पता होता है, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं तो आपके लिए नितांत ज़रूरी चीज़ है। कोचिंग में ज़्यादा पैसा खर्च मत कीजिए, किसी काम का नहीं होता। खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत का आधुनिक इतिहास, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री लिख दिया है इसने। अब मॉडर्न हिस्ट्री का क्या आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है क्या? मॉडर्न हिस्ट्री लिख दिया है इसने।
मॉडर्न हिस्ट्री हमने लिख लिया, भारतीय संस्कृति लिख दिया है, इंडियन 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 कल्चर लिख दिया है इसने, कल्चर लिख दिया है, कल्चर लिख दिया है, कल्चर लिखा है। उसके बाद से क्या लिखा है इसने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर लिखा है इसने, सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन व चित्रण यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, और स्टैट क्या लिखा है, स्टैटिक्स का विषय लिखा है, स्टैट लिखा है इसने, है ना। 3 चीज़ों के बारे में लिखा गया। अब थोड़ा सा सिलेबस डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग नीचे चलेंगे, मैं सारा टॉपिक एक नोट डाउन करवाऊंगा और इसका PDF भी दे दूंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, आप बस देखते जाइए, PDF तो मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और बुक लिस्ट वगैरह का आपको मैं प्लेलिस्ट भी दिखाऊंगा अंत में। बस आप देखिए चैन से बैठ के और इसको फॉलो भी कीजिएगा, ऐसा नहीं कि देखकर भूल गए। टॉपिक जो मैं बताऊंगा उसको पढ़िएगा किताब से जाकर, किताब भी मैं बता दूंगा। ओके, अब और क्या करूं मैं, आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ, यानी कि इसने क्या बोला कि मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़िए आप, लेकिन उसमें बिहार स्पेशल को इंक्लूड करके पढ़िए। यानी कि अगर आपको कोई आंदोलन पढ़ना है, जैसे चंपारण आंदोलन पढ़ना है, तो चंपारण में बिहार की विशेष भूमिका है ही, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बिहार का क्या योगदान है, इसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर, अब इसने लिख दिया कि यानी कि 1850 के पश्चात का 19वीं शताब्दी का मध्य भाग यही है, 1850 के बाद का जो अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड है, टाइम पीरियड, वहाँ से अधिकांश सवाल पूछे जाएंगे, से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू के विचार भी रहते हैं। यानी कि 3 थिंकर भी दिए हुए हैं, एक अपने गांधी महोदय हो गए और एक आपके नेहरू महोदय हो गए, पंडित नेहरू जी हो गए, और तीसरे कौन है, तो तीसरे हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े विचार हैं और गांधी और टैगोर के बहुत सारे विचार हैं जो मैच नहीं करते हैं। जैसे गांधी स्वदेशी आंदोलन, कपड़ों के जलाने को लेकर बिल्कुल मुखर थे कि हाँ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन टैगोर जो हैं वो कपड़ों को जलाने को बर्बादी मानते थे। तो ये दोनों में डिफरेंस हैं। टैगोर के लिए राष्ट्रवाद से ज़्यादा बड़ा क्या था, तो मानववाद था। ये मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, जबकि गांधी जी के लिए राष्ट्रवाद ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो यानी कि ये 3 पढ़िएगा, इन तीनों में से एक सवाल गारंटेड आते हैं। गारंटेड का मतलब गारंटेड एक लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में इन तीनों में से सवाल पूछे जाते हैं, मतलब हर वर्ष आता है। एक सवाल आपका फिक्स हो जाएगा इन तीनों को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो। अगला क्या दिया हुआ है, अगला बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न, इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है कहाँ पर हुआ, तो अपने बिहार में जो इसका वेस्टर्न डेवलपमेंट हुआ है, वेस्टर्न एजुकेशन का, पश्चिमी शिक्षा का जो विकास हुआ है और उसका फैलाव जो हुआ है, उससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जाएगा। यानी कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ, उसको पढ़कर जाइएगा। पिछले साल भी BPSC ने मेंस में पूछा था कि ये बताइए कि पाश्चात्य एजुकेशन का बिहार में विकास कैसे हुआ। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि बिहार के विषय में पढ़ने के पश्चात आप क्या करें कि देखिए कहाँ से, तो वुड डिस्पैच से लेकर, जिससे कहाँ पूछा गया था, तो आपके एग्जामिनेशन PT में पूछा गया था, वुड डिस्पैच से लेकर के, और आपका जो राधाकृष्णन प्लान है कब तक, तो आपका आज़ादी के बाद तक 1947-48 के आसपास तक का जो भारत में एजुकेशन का डेवलपमेंट है, ये 1854 का टाइम पीरियड है, ये डलहौजी का समय है वुड डिस्पैच वाला, और 1948 तक नेहरू जी के समय तक का जितना एजुकेशन का विकास हुआ है वो एक ही चैप्टर में है, उसको पूरा पढ़ डालिएगा। मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहें तो हिस्ट्री प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, उसको पूरा पढ़ डालिए। अब बिहार का विशेष संदर्भ जो बिहार स्पेशल आप पढ़ेंगे वो आपको KBC नैनो BPSC मेंस बुक में मिल जाता है, या दृष्टि BPSC मेंस बुक में आपको मिल जाता है। पूरा बुक भी मैं बता रहा हूँ, डिटेल में समझिएगा। अगला क्या लिखा है इन्होंने, इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न भी होंगे। बिहार का इंडिया के जो आपका फ्रीडम मूवमेंट है उसमें क्या योगदान है, इससे जुड़े हुए सवाल भी रहते हैं। उसके बाद से देखिए क्या लिखा है कि ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। और जो टॉपिक यहाँ पर लिखा गया उससे सवाल गारंटेड आता है। पिछली बार ही ऐसा हुआ कि 1857 के विद्रोह से सवाल नहीं पूछा गया, नहीं तो आज
आज तक पूछा ही जाता था। तो जो टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ उसके बीच में भी कुछ टॉपिक हो तो मैं आपके आगे बताता हूँ। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि मौर्य काल पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकारी के मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन का भी एग्जाम लिया जाएगा। ये था आपका GS1 का थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस। अब इसको हम लोग डिकोड करते हैं। डिकोड का मतलब इसको और विस्तार देते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या काम करेगा और कितना आपको पढ़ना है। ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। आपके लिए घंटों का पूरा प्रीवियस ईयर छानने के बाद, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद ये मैं 2-3 पेज लिखकर बनाता हूँ, उसके बाद ये वीडियो बनता है। वीडियो तो 25 मिनट का ही होता है, लेकिन उसके पीछे की घंटों की मेहनत होती है। यकीन मानिएगा, तब जाके इतना सटीक विश्लेषण वीडियो बन पाता है। जो मैं बोलता हूँ उससे सवाल तब जाके आता है ना। BPSC GS1 अब यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके 3 सेक्शन मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है आपका हिस्ट्री का सेक्शन, एक होता है आपका करंट अफेयर का सेक्शन। इसको हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे। और एक स्टैट का सेक्शन होता है, जिसके लिए मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा कि BPSC मेंस PYQ जो सवाल है, BPSC मेंस PYQ जो है, अगर आप उसको ढंग से पूरे मन से तैयार कर लेते हैं और अगर आपकी गणना में यानी कि आपका कैलकुलेशन में आप गलती नहीं करते हैं तो DI में आपके मार्क्स जो है वो बोनस में मिल जाते हैं। उतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं होता है। एक सवाल सबके मन में आता है, ये क्या जिनको गणित नहीं आती क्या उनके लिए ये आसान होगा? बेहद आसान होगा, क्योंकि इसमें गणित का कुछ लेना देना ही नहीं होता है। आपके सामने आंकड़े लिखे होते हैं, उन आंकड़ों को इंटरप्रेट करना होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन और स्टैटिक्स के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको याद करके बस पुट करते जाना। एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। और एग्ज़ाम में आपका सिंपल कैलकुलेटर भी अलाउ होता है कि सिंपल कैलकुलेटर लेकर आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं। यानी कि कैलकुलेटर भी अलाउ है, बस आप वहाँ पर गलती ना करें। आंकड़े दरअसल बच्चों से छूट जाते हैं और वो छूटते ही उनका पूरा ऊपर से नीचे तक गलत हो जाता है। स्टेप मार्किंग भी होती है इसमें, इसलिए ध्यानपूर्वक बस इसके PYQ को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका DI तैयार हो जाएगा। ओके, करंट अफेयर की बात हम लोग अलग से करेंगे क्योंकि ये बहुत ही विस्तारित है। देखिए, अब इसमें एक मैं सबसे बेसिक चीज़ बताता हूँ। स्टैट में भी कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये इसका जो रहता है ये एडवांटेज है आपके लिए। इसमें मार्क्स उठाना आसान होता है कंपेयर करें अगर दूसरे से। तो अगर आप गलती नहीं करते हैं तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन बच्चे गलत कराते इसलिए मार्क्स कट जाते हैं। करंट अफेयर जो है ये अनडिफाइन है और शॉर्ट आंसर इंट्रोड्यूस होने के बाद से तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है और इसको पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। यानी कि आपका जो एक सेक्शन है ये कठिन है करंट अफेयर का। हाँ, लेकिन उतना भी नहीं है। IR वगैरह पढ़ के जाएँ तो इसमें से टॉपिक आ जाते हैं। ये भी मैं आपको करवाऊँगा, चिंता मत कीजिएगा। बच गया हिस्ट्री का सेक्शन। इसका जो सिलेबस है ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड सिलेबस है और इसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको करवा रहा हूं। और ये वेल डिफाइंड का क्या तात्पर्य होता है कि बहुत ही अच्छे से परिभाषित है कि कहां से कहां तक पढ़ें, तो उसमें से सारा का सारा सवाल लड़ जाता है और बिल्कुल सटीक बैठता है। इसको अगर आप पढ़ कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। कहाँ पर? तो हिस्ट्री के सेक्शन में आप अच्छा, यानी कि पेपर का आधा भाग में आपने बहुत अच्छा मार्क्स उठा लिया है। करंट अफेयर का हिस्सा जो होता है वो भी आधा कवर करता है, बाकी 72-73 नंबर का आपका DI का सवाल रहता है। अब देखिए, करंट अफेयर की बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सिलेबस डिफाइन है, एडवांटेज है। सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में एक हिस्सा है आपका भारतीय संस्कृति, यानी कि इंडियन कल्चर की बात की गई है। इसमें किसकी? तो कल्चर की बात की गई है। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि ये थोड़ा सा आपको कठिन भी ज़रूर पड़ता है। और बेहतरीन क्यों बोला मैंने? इसके भी टॉपिक सीमित हैं, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इन्होंने बोला है कि 1850 के बाद का आप पढ़ कर आइए, हम यहीं से सवाल आपसे पूछेंगे। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो सवाल पूछे जाएंगे वो 1850 के बाद का हिस्सा पूछा जाएगा। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट से ये आशा करता हूँ कि वैसा अनभिज्ञ होकर नहीं जाएंगे कि 1850 के बाद का अगर उन्होंने पूछा है तो आपने 1833 का एक्ट नहीं पढ़ा है। आप देखिए अपनी तरफ से तैयारी, अगर मॉडर्न हिस्ट्री को आपने ढंग से पढ़ा होगा PT के लिए तो 1833 का एक्ट तो आपने पढ़ा होगा और वो शॉर्ट आंसर में ही पूछा जाएगा। हमें मुख्य रूप से फोकस रखना है कब से? तो 1850 के पश्चात के इतिहास पर हमें फोकस रखना है मेंस के लिए। लेकिन अगर 1833 का भी पूछा जाता है तो आप अनभिज्ञ नहीं हैं, उसके भी 2-4 प्रावधान आपको याद होने चाहिए। और PT के लिए तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन मुख्य रूप से 1850 के बाद का ही चीज़ पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाता है?
तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक गांधी, नेहरू और टैगोर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन भी तैयार कर सकते हैं आप, और ऑफलाइन में स्पेक्ट्रम की बुक आती है थिंकर्स की, स्पेक्ट्रम की बुक आती है थिंकर की, स्पेक्ट्रम का बुक आता है थिंकर्स का, पतली सी छोटी सी बुक होती है लेकिन बहुत ही सटीक बुक है, उसमें आपको मिल जाएगा। और ये वेल डिफाइंड होता है, उसमें आपको मिल जाता है, उतना आप याद कर लीजिए और वहाँ पर जाके उल्टी कर देना, बस ख़त्म। उसके के अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा अगर इनपुट जोड़ूँ तो मैं ज़रूर जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जोड़ना। और मैं क्या बताऊँगा आपको, मैं आपको बताऊँगा कि आप साइड से क्या कीजिए, जैसे डॉक्टर अंबेडकर हैं उनको ज़रूर पढ़ कर जाइए। क्यों? क्योंकि जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना, ये सब चर्चा में रहता है, और समाजवाद के द्योतक भी हैं, सोशल जस्टिस के द्योतक भी हैं, और इसलिए आप इनको पढ़ कर ज़रूर जाइए। साथ ही में आप जेपी को भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और आप किनको पढ़ सकते हैं? तो डॉक्टर लोहिया, क्योंकि बिहार में समाजवादी सरकार है, तो डॉक्टर लोहिया, जेपी, डॉक्टर अंबेडकर को आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। 6 थिंकर मात्र पढ़ने हैं, जिसमें से गांधी जी के बारे में तो आपको पता ही होगा, टैगोर के बारे में 2-4-10 पॉइंट बस ज़्यादा पढ़ना है और आपका वो मैनेज हो जाएगा। नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाकी एक्स्ट्रा हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अनभिज्ञ तो नहीं होंगे। डॉक्टर लोहिया के बारे में कितनी बार इंटरव्यू में बीपीएससी पूछ लेता है। डॉक्टर लोहिया, जेपी, उसका जयप्रकाश नारायण जिनको कहा जाता है, और डॉक्टर अंबेडकर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है सिलेबस के बाहर का। अगर मान लीजिए अगर पूछा जाता है तो आप वहाँ पर कर लेंगे। ओके, वर्स्ट कंडीशन के लिए मैं कह रहा हूँ, वर्स्ट कंडीशन के लिए हमेशा तैयार होकर जाना चाहिए। वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार होकर जाने से क्या होता है कि आप बेस्ट करके आते हैं वहाँ पर। अब आते विद्रोह कौन कौन से ऐसे हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला विद्रोह है संथाल विद्रोह, इससे सवाल पूछा जाता है। वहाबी विद्रोह से, मोपला विद्रोह से, मुंडा विद्रोह से, नील विद्रोह जो है यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। और आप यही वो मुख्य विद्रोह हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, यही वो मुख्य विद्रोह हैं, इनको तैयार करके जाना है। और 1857 का जो विद्रोह है, इससे सवाल हर साल ही पूछे जाते थे पहले 67 तक, लेकिन 68 बीपीएससी में उन्होंने इससे सवाल नहीं पूछा, क्योंकि इतनी बार इसको पूछ चुके हैं कि अब क्या पूछते, इसमें से कुछ बता ही नहीं था। वही पूछते थे बार बार कि इस विद्रोह का क्या कारण है, क्या प्रभाव हुआ, इसी के बारे में पूछा गया था। और आप इसको कैसे तैयार करेंगे विद्रोह को? तो विद्रोह का क्षेत्र सबसे पहला क्या नोट करना है आपको कि विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। दूसरा क्या, तो विद्रोह का कारण क्या था। तीसरा क्या करना है कि विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। और चौथा क्या होता है, कुछ नेताओं के नाम हर विद्रोह से जुड़े हुए होते हैं, उनके नाम, बस इतना तैयार करना है। और जब भी आप विद्रोह के क्षेत्र को दिखाएं तो बिहार का अगर विद्रोह है तो बिहार विशेष का मैप बनाकर उस पर दिखाइएगा, और अगर भारत के स्तर का विद्रोह है तो भारत का मैप बनाकर उसमें दिखाइएगा कि किस एरिया में विद्रोह हुआ था। जैसे बिहार का अगर आपको मैप बनाना है तो आप दिखा सकते हैं कि ये बिहार है, बीच से गंगा नदी बह रही है, और यहाँ पर छोटा नागपुर का विद्रोह वगैरह हुआ था। अगर झारखंड को भी आप बना सकते तो बनाइएगा, नहीं बना सकते हैं तो ड्राइंग में उतना नहीं घुसना है, समय ही नहीं रहेगा उतना। मुख्य कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा बस दिखा दें कि कहाँ पर विद्रोह हुआ, तो उतने में ही आपको मार्क्स मिल जाए। कोई वहाँ पर स्केल लेकर मैप नापने नहीं बैठते हैं चेक करने वाले। मैप अच्छा है तो ज़्यादा नंबर ज़रूर मिलता है, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि इसी प्रकार से आपको तैयार करना, किस क्षेत्र में, कारण क्या था उसका, परिणाम क्या निकला, और उसके नेता कौन थे। बस आपको विद्रोह में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं एक्ट। देखिए पिछली बार भी आपको नहीं पता होगा, आप पहले का वीडियो मेरा जाकर देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना आप GS1 BPSC, तो टॉप पर मेरा वीडियो दिखाता है पिछले साल वाला। 15,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है और सब ने थैंक यू बोला भी है, बहुत सारे लोगों ने। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले साल जब एग्ज़ाम नहीं होता तब मैंने बोला था कि बच्चों एक्ट पढ़ के जाना। उससे पहले कभी बीपीएससी में एक्ट नहीं पूछा गया है, और वहाँ पर पूछ लिया गया 1858 का एक्ट के बारे में बताइए। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, 1858 का एक्ट, 61 का, 1892 का, 1909 का, 1919 और 1935, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, और इसको आप पढ़ेंगे भी। एक्ट में क्या पढ़ना होता है, एक्ट का प्रावधान क्या था और एक्ट का प्रभाव क्या पड़ा। कुछ 2 दिन पहले मैंने पेड ग्रुप में एक सवाल दिया कि ये बताइए कि 1909 के एक्ट का प्रभाव क्या पड़ा, तो बहुत सारे बच्चों ने, 99% बच्चों ने पता है क्या लिखा कि एक्ट का प्रावधान क्या था।
और उन सब के आंसर काटने में जो मुझे मज़ा आया ना, उतना मज़ा मुझे किसी चीज़ में नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था ये यहीं फंसेगा, वो वहीं फंसे ही। उन्होंने सारा प्रावधान नोट करके बता दिया कि देखो सांप्रदायिकता का, इसमें सांप्रदायिक आधार पर चुनाव का हुआ था वगैरह वगैरह। मैंने पूछा था प्रभाव, उन्होंने लिखा प्रावधान। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, प्रावधान और प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे 1909 के प्रभाव में अपने देश का बंटवारा हो गया। कौन मानते हैं ऐसा? तो राजेंद्र प्रसाद जी ऐसा मानते हैं कि भारत में जो मिंटो था, मिंटो को वो मानते हैं भारत के बंटवारे का कारण। तो ये क्या है? प्रभाव है, लॉन्ग टर्म में बड़ा व्यापक इफेक्ट पड़ा है उसका। तो ये प्रभाव और प्रावधान, इसको ध्यान में रखकर एक्ट पढ़िएगा, और बस इतना ही एक्ट में पढ़ना है आपका। अगला कौन सा है? कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जैसे आर्य समाज का आंदोलन है। 1875 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका लहराते हैं, जो दयानंद सरस्वती हैं ये लहराते हैं। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी और अलीगढ़ आंदोलन, ये मुख्य रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप। ओके, धार्मिक सुधार में बस इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है, और तो कुछ आपको पढ़ना है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्वतंत्रता आंदोलन, जो फ्रीडम मूवमेंट है अपना, वहाँ से कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है। पिछले साल भी पूछा गया था। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का तात्पर्य होता है कि देश एक है और इसको आज़ाद करवाना चाहिए। इसी का डेवलपमेंट, इसी का जो विकास हुआ, लोगों के मन में ये भावना कैसे जागी, उसका प्रभाव, इसका कारण क्या था राष्ट्रवाद के डेवलपमेंट का, मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसका विकास कैसे हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा, और नरम दल और गरम दल के बारे में अलग अलग पढ़ना है आपको। नरम दल का क्या प्रभाव था, गरम दल का क्या प्रभाव था, इसको अलग और विशेष रूप से पढ़ना है नेताओं के नाम के साथ, क्योंकि नरम दल से संबंधित अगर सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ पर उसके नेताओं के नाम भी आपको लिखने पड़ेंगे। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, यानी कि जो हिंसक संघर्ष के माध्यम से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, उसके डेवलपमेंट का कारण क्या था, संस्था या व्यक्ति कौन कौन से थे और किस किस इलाकों में थे, और उसके परिणाम क्या निकला क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। व्यक्तियों के नाम भी पढ़ना है। अरविंद घोष से शुरू करिए और भगत सिंह के बाद तक चलाते रहिए उसको। ओके, कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस का अधिवेशन जो है, इंपॉर्टेंट अधिवेशन, जैसे सूरत अधिवेशन जो है, विभाजन जहां पर होता है। उसके पश्चात कौन सा है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट अधिवेशन नहीं है। फिर आप कब आ जाएंगे, तो गांधी जी ने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की है उसके बारे में पढ़ेंगे, बेलगांव अधिवेशन है आई थिंक। उसके बाद से आप कौन सा पढ़ेंगे, तो लाहौर अधिवेशन पढ़ेंगे और कराची अधिवेशन पढ़ेंगे। सरदार पटेल और जो नेहरू जी के द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये मुख्य अधिवेशन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, ठीक ना। और 1909 का जब मैंने आपको प्रभाव बताया है, तो वहीं पर आप पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग का कैसे स्थापना होता है और मुस्लिम लीग का कैसे डेवलपमेंट होता है। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसको कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल भी मानी जाती है। कॉन्सेप्चुअल तरीके से थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा, चिंता मत कीजिएगा। मैं अधिवेशन वगैरह पढ़ाऊँगा, आप पढ़ते नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा पाता हूँ। हिस्ट्री का इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बच्चे देखते नहीं है। मुझे पता है वो रिजल्ट के बाद देखेंगे या एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तब देखेंगे, लेकिन यकीन मानिए उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि सब कुछ कवर करने का एक रिदम होता है, एक तरीका होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं 2 महीने पढ़कर आप बन जाते हैं, तो इसलिए बहुत कठिन है। जिस देश में एक ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल है, वहाँ पर सरकारी नौकरी में वो भी एसडीएम और डीवाईएसपी का पद कितना मुश्किल होगा, आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब कुछ गवर्नर जनरल हैं अपने देश में, जिनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी था। वायसराय, गवर्नर जनरल, जो भी बोले आप। डलहौजी महोदय से शुरू कीजिए, क्यों? क्योंकि 1850 के बाद सबसे पहले जो आपको डलहौजी महोदय ही दिखते हैं भारत में। फिर लिटन पर आ जाइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में या आर्म्स एक्ट के बारे में, या रिपन के समय में, लिटन के समय में जो भारत में दरबार सजाया गया उसके बारे में, या फिर इस समय में आपको अकाल के लेकर आयोग बनाया गया, स्टैची आयोग वगैरह, उसके बारे में पढ़ना है। फिर रिपन के काम पढ़िए। रिपन के समय में इल्बर्ट बिल का विवाद बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। इल्बर्ट बिल यानी कि भारतीय न्यायाधीश गोरे लोगों पर फैसला सुना सकते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में पढ़िए। और कर्जन के बारे में यूपीएससी ने भी पूछा है, बहुत ही प्रतिक्रियावादी वायसराय था ये। कर्जन के बारे में पढ़िए। ये 4 ऐसे वायसराय हैं भारत के जिनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अब आंदोलन पर अगर हम लोग आएंगे, तो आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन पढ़ने हैं। स्वदेशी आंदोलन का कारण प्रभाव क्या पड़ा, होम रूल लीग आंदोलन का कारण और प्रभाव क्या पड़ा, किस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ था इसका, कौन
कौन कौन नेता जुड़े हुए थे। चंपारण तो आप पढ़ के ही जाएंगे, इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन का जरूर पढ़िएगा, इसका कारण परिणाम दोनों को पढ़िएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी पढ़िएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, किसान आंदोलन जो भारत बिहार में डेवलप होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, उसको डिटेल में पढ़ना है और क्षेत्र के हिसाब से पढ़ना है, नेताओं के नाम सहित पढ़ना पड़ेगा किसान आंदोलन आपको। फिर आपको स्वराजी आंदोलन, जो स्वराजी का विकास होता है कब, तो चौरी चौरा के बाद 1923 ईस्वी से विकास होता है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि छोटा सा ही और बिहार का बहुत ही योगदान है इसमें। बिहार में एजुकेशन का विकास, यानी कि जो बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास होता है, पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास होता है बिहार में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और देखिए इन सारे आंदोलन का क्या पढ़ने हैं, मैंने बता रखा है यहाँ पर। कारण पढ़ने, इस आंदोलन का प्रभाव पढ़ना है और बिहार के विशेष संदर्भ में इसको तैयार करना है। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो बिहार में किन क्षेत्रों में प्रभावित हुआ था, बिहार के नेताओं के नाम, और बिहार के महिलाओं ने किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन पार्टिसिपेट किया, बिहार के महिलाओं का क्या योगदान है, कुछ कुछ नाम ध्यान में रख लीजिए, रिंकू देवी, सीमा देवी और बहुत सारी देवी हैं, उन सब का तो आपको तैयार हो जाएगा ये, है ना। सांप्रदायिक पंचाट इस बार छोड़कर मत जाइएगा, क्यों, क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद से सांप्रदायिक पंचाट चर्चा में है। सांप्रदायिक पंचाट को अंग्रेजी में बोलते कम्युनल अवार्ड, जो रैमजे मैकडोनाल्ड के समय में लाया गया था, कम्युनल अवार्ड। और ये क्या था, ये था आपका कि SC ST वर्ग को हिंदू वर्ग से अलग मानकर उनको भी क्या किया जा रहा था, तो उनको सांप्रदायिक चुनाव में शामिल किया जा रहा था। यानी कि SC ST जो लीडर होंगे उनको चुनने के लिए SC ST वोटर ही वोट करेंगे। तो ये आपको 1931-32 के आसपास दिखता है। फिर आपको पूना पैक्ट पता होगा, गांधी जी और महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट, ये सब आपको पढ़कर जाना चाहिए क्योंकि इस बार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग भारतीय संस्कृति पर आ गए, इंडियन कल्चर, ये हिस्ट्री का ही दूसरा पोर्शन है। इसमें पहला है मूर्ति कला का विकास, तो हड़प्पा में भी मूर्ति कला दिखता है। फिर गांधार, मथुरा और अमरावती कला, इसको छोड़कर जाना पाप होता है क्योंकि बुद्ध भगवान के तीनों मूर्तियां बनी हैं। गांधार आर्ट जो है ये इंडियन और विदेशी आर्ट, भारत और पाश्चात्य आर्ट का सबसे अच्छा संगम का उदाहरण कौन सा है, तो गांधार आर्ट ही है सबसे अच्छा संगम का उदाहरण भारत और विदेशी आर्ट का। तो इसको आप जरूर में ध्यान में रखिएगा, भारत और विदेशी आर्ट का सबसे अच्छा संगम किसमें माना जाता है, तो गांधार आर्ट में माना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मथुरा आर्ट जो है विशुद्ध रूप से देसी आर्ट है, यानी कि इसमें किसी का मिक्सचर नहीं है, 100% देसी है। अमरावती आर्ट जो है ये आपका दक्षिण भारत में डेवलप होने वाला बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ आर्ट है और भारत के बेहतरीन आर्ट में से एक माना जाता है। इसको आर्ट फॉर्म में से UPSC इससे बराबर सवाल पूछती है, इसलिए इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। फिर मौर्यों की मूर्ति कला है, फिर गुप्तों की मूर्ति कला है। उसके बाद मध्यकाल में आपको मूर्ति कला नहीं दिखेगा क्योंकि इस्लाम में मूर्ति बनाना धर्म के खिलाफ माना जाता है। मूर्ति भंजक होते हैं वो लोग, और मूर्ति भंजक उनका जो शासक हुए उन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़ी, बनाई नहीं भारत में। हाँ, उन्होंने भवन जरूर बनाए, उन्होंने पेंटिंग बनाए, पेंटिंग में मूर्तियाँ भी बनाई, लेकिन मूर्तियाँ वो उन्होंने पाषाण की या मेटल की नहीं बनाई। तो ये आपका मूर्ति आर्ट हो गया। मूर्ति कला जरूर पढ़िएगा। स्थापत्य कला को दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं आप। एक होता है धार्मिक स्थापत्य कला और एक होता है सामान्य। धार्मिक आप में जैसे मंदिर पहली पर पूछ लिया गया है, पिछली बार गुहा, चैत्य और विहार, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है पूरे भारत में, उसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। भवन निर्माण में आप हड़प्पा से शुरू कीजिएगा, उसके बाद भवन निर्माण भारत में दिखता ही नहीं है। यानी कि मौर्यों का भवन निर्माण के कुछ उदाहरण तो हमें मिले हैं, साक्ष्य तो मिले, लेकिन ऐसा कोई भवन नहीं मिला है हमें। हाँ, अशोक के कुछ हमें कहीं कहीं पर जो वेदिका वगैरह दिखते हैं या चैत्य दिखते हैं, बौद्ध विहार दिखते हैं या स्तूप दिखते हैं, वो हमें दिखते हैं। बाकी उसके अलावा कोई बड़ा भवन निर्माण हमें नहीं दिखता है। उसके बाद आप आ जाएंगे कहाँ पर, तो गुप्तों के पीरियड में कुछ छोटे मोटे मंदिरों का निर्माण हुए हैं जो आप मंदिर निर्माण में पढ़ लेंगे। उत्तर का आप पढ़ेंगे नागर शैली, दक्षिण का आप द्रविड़ शैली, दोनों को अलग अलग पढ़िएगा। 2-4 मंदिर के उदाहरण याद कर लेने हैं। और मंदिर बनाने की कला क्या होती थी, द्रविड़ आर्ट कैसे अलग है नागर आर्ट से, बस इसको पढ़ लेना। मैं पढ़ाऊंगा आपको कला, चिंता मत कीजिएगा। बस उतने में ख़त्म हो गया। 2-4 मंदिरों को बस याद कर लेना है कि चोल का जो मंदिर है वो द्रविड़ आर्ट का उदाहरण है, और मथुरा का जो मंदिर है वो नागर आर्ट का उदाहरण, बात ख़त्म। उड़ीसा के जो मंदिर है वो नागर आर्ट का ही सब डिवीज़न में आता है, तो बस बात ख़त्म हो गया। और भवन निर्माण में आपको मुगलों के जो भवन निर्माण है उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। मुगल और दिल्ली सल्तनत के दौरान जो निर्माण हुए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। इंडियन कल्चर का ये भी भाग होते हैं, मुगल भी भाग होते हैं, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। साथ में विजयनगर साम्राज्य के तहत कुछ भवन और कुछ जगह बनाई गई थी, डेवलपमेंट जो हुआ है वो आप पढ़ लेंगे तो उतना में से आपका हो जाता है। ओके,
चित्रकला, और यही आपका अंतिम टॉपिक होगा। भीमबेटका से शुरू कीजिएगा, क्योंकि भीमबेटका भी इंडियन आर्ट का एक फॉर्म है। भीमबेटका भी इंडियन कल्चर का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में चित्रकला का सबसे पहला प्रमाण वही मिलता है, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में। मुगल चित्रकला आ जाता है, उसके बाद से पटना कलम को जरूर पढ़ लीजिएगा, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपके GS1 में हिस्ट्री का सेक्शन, और इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इसी में से मैक्सिमम सवाल आएगा आपका हिस्ट्री की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें। और जब भी पढ़िएगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डीप जाकर पढ़िएगा। हो सकता है वो इस तरह से पूछ ले कि 1916 का अधिवेशन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, 1916 का लखनऊ अधिवेशन भारत विभाजन का कारण बना, स्पष्ट कीजिए। 1916 का लखनऊ अधिवेशन भारत विभाजन का कारण बना, स्पष्ट कीजिए। 1916 भी आपने पढ़ा है, भारत का विभाजन भी पढ़ा है, सांप्रदायिकता भी पढ़ी है भारत में, लेकिन ये सवाल आप हल नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग। अगर हल कर ले रहे हैं आप, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप है। हिस्ट्री में भी बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है गुरु, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए। बताइएगा, इसको ज़रा जोड़ कर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि GS1 को डिकोड कर दूँ आपके सामने। इसी प्रकार से GS2 का भी लाऊंगा, IR का भी लाऊंगा, करंट का भी लाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।